नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज बात यूपी के चुनावी दंगल की, जिसके मैदान में हैदराबाद से आया एक सियासी योद्धा एक बार फिर कूद पड़ा है। राजनीति में कभी कभी मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है और उत्तर प्रदेश में ओवैसी का सफर अब बहराइच पहुंचा है। वही बहराइच जहां पर इतिहास, आस्था और राजनीति अक्सर एक ही मंच पर खड़े दिखाई देते हैं, जहां सुहेल देव और सालार मसूद गाजी की कहानी एक इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि चुनावी भाषणों में भी जीवित रहती है। बहराइच में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली का राजनीतिक असर कितना बड़ा होगा, यह तो 2027 का चुनाव बताएगा। लेकिन ओवैसी की रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, यह उस सवाल की वापसी है जो हर चुनाव से पहले उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता सिर्फ वोटर रहेगा या उसकी अपनी अलग राजनीतिक आवाज तलाशेगा। और इसी सवाल के बीच में खड़ा होता है अखिलेश यादव का पीडीए, सीएम योगी का विकास हिंदुत्व का मॉडल और ओवैसी का अपना सियासी स्टाइल। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात पर एक नया मोहरा चल चुका है। आज इसी मोहरे के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस। जानेंगे 2027 चुनावों को लेकर किस पार्टी का क्या है हाल, क्या है ब्लूप्रिंट। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट। बहराइच के मटेरा में ओवैसी की रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि यूपी की चुनावी बिसात पर नई चाल मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव, और अब इन सब के बीच अपनी सियासी जमीन तराशते एआईएमआईएम। हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं। पूरी पार्टी तैयार है और देखिए गठबंधन भी होगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको, अभी तो टाइम है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नई जगह बनाएंगे? क्या पीडीए के वोट बैंक में सेंध लगेगी या फिर इसकी पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, उनके दाल गलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसे संगठन विस्तार का अभियान बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मुस्लिम वोटों की नई गोलबंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यानी मुस्लिम, पिछड़ा और दलित सामाजिक समीकरणों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीति का एक पुराना नियम है, जहां प्रतिनिधित्व की भूख बढ़ती है वहां नए दावेदार भी पैदा होते हैं। ओवैसी उसी दावे के साथ मैदान में है। जिस राज्य में भी चुनाव आता है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मजबूती से लड़ने की कोशिश करनी होती है, उसकी सत्ता होती है और जनता उसके खिलाफ होती है, उस जगह पे अचानक से दिल्ली से हैदराबाद फोन जाता है या लखनऊ से हैदराबाद फोन जाता है और ओवैसी जी आकर के प्रकट हो जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। एक मुसलमानों की बात करता है ओवैसी जी नाम का शख्स और दूसरे मोदी जी और योगी जी हिंदुओं की बात करके हिंदुस्तान की जनता को, उस प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्य मुद्दों से हटाने में लग जाते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। हर पार्टी अपने तैयारी में जुट गई है और उसी कड़ी में एआईएमआईएम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी और आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बहराइच में रैली है। ये रैली मटेरा विधानसभा, जो बहराइच जिले में पड़ते मटेरा विधानसभा, वहां पर ये रैली आयोजित की गई है। अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसकी धमक यहाँ पर ज्यादा है, जो वोटर है वो ज्यादा है। यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी अपने जनाधार के लिए, अपने वोट बैंक के लिए एक तरीके से 2027 की किलेबंदी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखा जाए तो 403 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। इनमें से
ज्यादातर विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में हैं। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं मानती, उनका अपना कैलकुलेशन है। जब भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव आता है तो एआईएम के लोग आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव खत्म होते ही वो गायब हो जाते हैं। क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है, कहीं न कहीं एआईएम उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी की रणनीति में फिलहाल दम भी दिखता है, क्योंकि अब तक ओवैसी पिछले 2 चुनावों में कुछ खास नहीं कर सके। 2017 विधानसभा में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 0 पर सिमट गई। वोट सिर्फ 0.24% मिले। इसी तरह 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाई। वोट 0.49% मिला। अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अभी तक चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन राजनीति में हर हार असफलता नहीं होती। कुछ हारे जमीन तैयार करती है और कुछ जीते सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होती है। ओवैसी शायद पहली श्रेणी की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि आखिर बहराइच के मटेरा को ही ओवैसी ने यूपी चुनाव की तैयारियों के लिए क्यों चुना? मटेरा विधानसभा मुस्लिम बहुल है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी लगभग 45% है। समाजवादी पार्टी का लगातार 3 चुनाव से इस सीट पर कब्जा है। अभी सपा की मरिया शाह यहाँ से विधायक है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बहराइच में 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेल देव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इसमें महाराजा सुहेल देव ने सलार मसूद को मार गिराया था। सालार मसूद की मौत के बाद बहराइच में मजार बनाई गई। मटेरा इलाके में लगे क्षेत्रों में सालार मसूद गाजी की दरगाह का असर है। यूपी एक बार फिर पहचान, इतिहास, प्रतिनिधित्व और सत्ता की नई बहस के बीच खड़ा है। बीजेपी इस लड़ाई को करीब से देख रहा है। राजनीति में हर युद्ध 2 सेनाओं के बीच नहीं होता। कभी कभी तीसरा खिलाड़ी सबसे ज्यादा फायदा ले जाता है। अगर विपक्ष का वोट बढ़ता है तो बीजेपी का रास्ता आसान हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था आक्रांता बनके, मारकाट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यहीं उसे मौत के घाट उतार दिया था, वहीं उसकी मजार बनी हुई। 2027 विधानसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति में समय हमेशा कैलेंडर से नहीं चलता। कभी कभी एक रैली, एक बयान, एक प्रतीक और एक यात्रा आने वाले चुनाव का माहौल तय कर देती है। यूपी की राजनीति में अक्सर जीत का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। कई बार 2 या 3% वोट पूरे चुनाव का भूगोल बदल देते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि एआईएमआईएम कितनी सीटें जीतेंगी, सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी किसकी सीट हरवाएंगे। बहराइच से संतोष शर्मा, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और अब उन सवालों पर डालते नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी। केंद्रीय सवाल नंबर 1, क्या असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक अखिलेश के पीडीए वोट बैंक में सेंध लगाएगी? सवाल नंबर 2, क्या यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता से बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा? और सवाल नंबर 3, क्या यूपी में सुहेल देव गाजी विवाद चुनावी ध्रुवीकरण को और आगे बढ़ाएगा? और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़े हैं, हमारे साथ एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान जुड़े हैं, साथ ही साथ एमआरएम कन्वीनर मोहम्मद फैज खान साहब हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ हैं। लेकिन आज वारिस पठान साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ कि जब ऑपोजिशन का कोई बड़ा लीडर आता है तो खलबली मचनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष में, लेकिन आपके आने से, असदुद्दीन ओवैसी के आने से खलबली मच गई ऑपोजिशन में। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है।
आज हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब पहुंच चुके हैं बहराइच। अभी शाम को मटेरा के अंदर उनकी एक विशाल जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे और अब देखना कितने लोग आएंगे, मोहब्बतों से नवाजेंगे। और वाकई में 2027 का चुनाव आ रहा है। हमारी पार्टी के वहां पे जो लोकल यूनिट था, हमारे वहां के जो सदर शौकत साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की इतने वर्षों के अंदर। वारिस पठान साहब, आप ये बताइए कि ये जो मौसम बिगड़ेगा किसके लिए और मौसम किसके लिए बना रहे हैं? कथाकथित जो नहीं वो उनके आने के पहले कितने लोगों के पेटों में दर्द शुरू हो गया था। कितने दिन पहले वहां पे बोला वो शादाब चौहान आएगा तो उसको ये करेंगे, दूसरा को आएगा बहराइच में ये करेंगे, इतनी सारी धमकी वमकी दी। लेकिन आपको तो पता है ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, धमकी डराने धमकाने से किसी के डरते नहीं। बिंदास गए और संवैधानिक तौर से अपनी सभाओं को संबोधित करेगा, चुनाव की बिल्कुल तैयारी करेंगे और फुल रेडी है हम लोग इंशाअल्लाह ताला। इस मरतबा लड़ किसके साथ रहे, थोड़ा इस पर भी क्लैरिटी दीजिए ना। शुरू कर दिया, लड़ किसके साथ रहे, बीजेपी से सपा से? हाँ देखिए साहब, हमारी लड़ाई देखिए, ये बीजेपी और सपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है साहब। हमारी लड़ाई दोनों के साथ है। एक को तो आपको पता ही है, बीजेपी तो मुसलमानों का खुलेआम दुश्मन है, वो तो सामने से वार करती है। उनको हमारे खाने पीने, बुरखे पहनने, ओढ़ने, मस्जिद मदरसा सबसे नफरत है। वो तो आम है सबके सामने, वो दिख भी रहा है किस तरह से मुसलमानों को हर दिन वो किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ ये सपा वाले, इन्होंने क्या किया, सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं। मुसलमानों का नाम इनकी जुबान पे नहीं आता, माइनॉरिटी का नाम करते हैं। अरे भाई, हम तो माइनॉरिटी, मुसलमान, दलित, पिछड़ा वर्ग, सबके हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं ना। हम तो वहां गए हैं इसके लिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार की। इतने वर्षों से आपने वोट लिया, इनका क्या है कि भाई ने हमको मुसलमान तो वोट देगा ही ना, मुसलमान कहां जाएगा, हमको ही वोट देगा, भले हम उसका काम करें नहीं करें। मगर अब चेंज हो गया है, हर चीज जनता समझदार हो गई है। अब जनता उसी के साथ खड़े रहेगी जो उसके हक इंसाफ। वारिस पठान साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, उनको जो है दिक्कत है लगा था। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, और ऑपोजिशन मतलब वो भी यही पूछते हैं कि जहां जहां ओवैसी की पार्टी जाती है वहां वहां बीजेपी मजबूत होती है, तो आप उनसे लड़ने के बजाय उनको और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। अरे भाई साहब, बहुत सी जगह पे हम तो गए भी नहीं। असद ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर भी ऊपर से नहीं गया, वहां भी ये लोग हार गए। बीजेपी जीत गई तो किसकी वजह से जीत गई? बंगाल के अंदर अभी हम तो सिर्फ 9-10 सीटों के ऊपर लड़े थे, तो पूरी तरह लड़े, क्यों बीजेपी जीत गई भाई? अरे भाई देखिए, आप हारते हो तो हार का ठिकड़ा दूसरों पे मत फोड़ो। कब तक आप फोड़ोगे, कब तक हमको गालियां दोगे? कभी तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करो, अपने अंदर भी तो झांको कि तुम्हारी वजह से बीजेपी इख्तियार की कुर्सी के ऊपर आके बैठ गई है। अगर तुम में ताकत होती तो बीजेपी हारती ना। ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, और हम लड़ते। देखिए, जितना अधिकार सपा वालों को है, कांग्रेस वालों को है लड़ने का चुनाव, उतना अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी है चुनाव लड़ने का। संविधान ने हमको इजाजत दिया है और हम लड़ते हैं तो इनको पेट में तकलीफ, बी टीम डी टीम। अरे हम वहां गए हमारे उम्मीदवारों को जिताने, तुमको क्या तकलीफ है? अगर तुमने वहां के लोगों के लिए काम किया होता, माइनॉरिटी के लिए काम किया होता, तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती ना। आज लोग बुला रहे, आइए। इतने वर्षों से हमको सिर्फ हमारा वोट लिया गया है, अपना बाप की वो समझ के जागीर के में इनका वोट तो हमारा ही है, काम कुछ नहीं करेगा। आज देखिए यूपी की हालत क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्या कर दिया भाजपा वालों ने। हर दिन मदरसों को, मस्जिदों को इस तरह से शहीद कर दिया जाता है बोल के कि अनलीगल अतिक्रमण है, और ये सब खामोश बैठते, मुंह में दही जमा कर बैठते। अब चुनाव का टाइम आया तो सब आ जाएंगे मुसलमान के वोट लेने के लिए। डॉक्टर अहमद खान साहब, डॉक्टर अहमद खान साहब जाएगी जो मतलब मुसलमानों के लिए कुछ काम ही नहीं किया। आप एमआई फैक्टर की बात करते रहते हैं और वो कह रहे हैं कि आप तो एक नया विकल्प तलाश रहे हैं, और वो विकल्प कोई और नहीं AIMIM है। इसके राजू जी, मैं तो कहना चाह रहा हूं, इसके पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं ये लोग। हाँ। 1% से कम का वोट मिला है इनको। ये किसके लिए लड़ते हैं ये खुद जानते हैं, कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं। चुनाव आता है तो आते हैं, फिर हैदराबाद वापस चले जाते हैं। पीडीए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई है, उसमें 36 से 37 MLA मुसलमान जीत के आए हैं। आप जवाब दे पाएंगे? नहीं जवाब दे पाएंगे। MP 37 MP जीत के आए हैं, उसमें 8 से 10 MP जीत के मुसलमान आए हैं। आप कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हो और कहां कहां लड़ना चाहते हो? ये देखिए, पीडीए ऐसा फार्मूला है जो ऐसे बहुत से चुनाव लड़ने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे और अपना अपना जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। जनता समझ खान साहब, आप एक तरफ तो बता रहे हैं कि उनको 1% वोट भी नहीं मिला, चलो आधा % भी नहीं मिला है, क्योंकि 17 और 22 में देखें तो उसके बावजूद भी आपके नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो दर्शा रही है कि भाई आपको चिंता तो हो रही है, मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। पूरी बात तो होने दीजिए। आप बीच में टोक देंगे तो बात तो कर जाता है ना। सवाल तो सब बीच में पूछा ही जाएगा। जाता है। नहीं, बीच में हम आपने उनसे सवाल नहीं पूछा, हमसे पूछ रहे हैं सवाल आप।
देखिए सवाल इस बात का है ना, हम तो कह रहे हैं कि जो भी रजिस्टर्ड पार्टी हैं वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, वो लड़ें। लेकिन जनता जान चुकी है आज की डेट में कि आज महंगाई किस सीमा पर है, आज खाद के दाम कहां जा रहे हैं, किसान समझ चुका है। आज जो चाय 10 रुपए की 5 रुपए की मिलती थी, आज वो 20 रुपए 25 रुपए की मिल रही है। तो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कोई नहीं कर पाएगा। आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ये हो, चाहे कोई पार्टी आ जाए, जनता समझ चुकी है कि बीजेपी को हराना जरूरी है। और वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए का जो फार्मूला है वो इनको हराने का काम करेंगे। और देखिएगा 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए कितनी बार टोका-टाकी कर दिया आपने? क्यों बोलता हूँ ये भाजपा और कितने बार एक ही सिक्के टोका-टाकी के कर दो दिया पहलू है। क्योंकि बोलने नहीं देखिए देंगे आप। भाजपा वाले हिंदुओं को डरा के वोट ले लेते हैं कि आप इसको वोट देंगे ये जीत जाएंगे। हिंदुओं को डराते, समाजवादी वाले क्या करते हैं, अरे आप इनको वोट देंगे, पठान साहब एक मतलब आधा परसेंट भी नहीं है, 0.49% आपको जो वोट प्रतिशत मिला। और बातें आपकी इतनी बड़ी बड़ी कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। अरे मिलेगा क्यों नहीं, क्यों यही बात कर रहे थे आप। बिहार के टाइम भी हमारे 5 जीत गए ना, कोई गठबंधन में नहीं आया, हम अकेले लड़ गए। वहां पे जाके लोगों ने हमको मोहब्बत से, दुआओं से, तबियत से, वोटों से नवाजा, जीते ना 5 बिहार के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर अभी जो चुनाव है लोकल बॉडीज के, सबके अंदर सबका सुपड़ा साफ कर दिया। ये समाजवादी वाले आए थे हमारे आदमियों को हराने के लिए। हमारा सिटिंग जो वहां पे थे एमएलए इम्तियाज भाई, उसको हराने के लिए समाजवादी ने कैंडिडेट खड़ा किया, जबकि समाजवादी का औरंगाबाद में कुछ था ही नहीं। उनका कैंडिडेट ने वोट क्या लिया, 5000 और 2000 वोट से वो हार गए। ये आते हैं मुसलमानों के वोट काटने, मुसलमानों को हराने के लिए सिर्फ आते हैं। ये बीजेपी के असली एजेंट और आपके सामने आके आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे डरो मत, अभी तुम्हारा वक्त आ गया, देख लेना क्या होगा इस बार इलेक्शन के अंदर। 27 के अंदर पब्लिक आपको जवाब दे देगी कि वो मजलिस के साथ है। राजेश चौधरी जी, बीजेपी की असली बी टीम है कौन? मतलब वो सपा को कह रहे हैं, सपा उनको कह रही है। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के आने से मैं वारिस पठान साहब लौटूंगा। वासिफ नहीं सर, आप दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है ना। चौधरी राजेश चौधरी जी, चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी तो होती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी आते। जैसे क्रिकेट में होता है पिच क्यूरेटर होता है जो पिच तैयार करता है, तो ओवैसी साहब भी आपके मुफीद पिच तैयार कर देते हैं। राजीव जी देखिए, ये एक ही थैली के चट्टे वट्टे हैं सब लोग। अभी तक भारत की राजनीति का आप अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि अभी तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी विशुद्ध रूप से। कोई सर्व समाज की राजनीति नहीं करता था। मुसलमानों का वोट कैसे हासिल किया जाए और हिंदुओं को कैसे बेवकूफ बना करके एक दिन वोट बढ़वा दी जाए और 5 साल उनका तुष्टीकरण किया जाए, ये राजनीति अभी तक होती थी। पर अब देश की जनता जाग गई है। वो जानती है कि जब मुस्लिम परस्त सरकार आती है तो कत्लेआम होता है, दंगे होते हैं, अपहरण होते हैं, बलात्कार होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, गर्दनें रेत दी जाती हैं। आपने देखा नहीं बंगाल के अंदर कितना त्राय त्राय मची हुई थी चारों तरफ। ऐसा लगता था जैसे कोई विदेशी शासक वहां पे आकर के बैठा हुआ है। केवल एक कारण था उसका, मुस्लिम तुष्टीकरण। आज देश की जनता जागी है, उत्तर प्रदेश की जनता तो और ज्यादा जागरूक है। ये लड़ाई 80-20 की होनी है। जो बिहार के अंदर हुआ वही इतिहास उत्तर प्रदेश के राजेश चौधरी जी, जब आप कहते हैं मुस्लिम परस्त सरकार, तो उस स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि आपको ना तो उनके वोट की आवश्यकता है, ना उनको प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं। तो फिर आप तो उनको साथ लेकर नहीं चलते। तो आपके उस स्टेटमेंट की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास तो है नहीं इस स्टेटमेंट में। देखिए राजीव जी, इसको 2 तरह से देखेंगे हम तो चुनाव उसको लड़वाते हैं, जिम्मेदारी उसको देते हैं जिसको जनता पसंद करती है। जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है तो इसमें हिंदू मुस्लिम तो हम करते ही नहीं है। आपने कहा और जहां तक वोट की बात रही तो आप भी जानते हैं कौन किसको वोट देता है। राजीव जी, सब दुनिया जानती है कौन किसको वोट देता है। असम के अंदर देखा ना कांग्रेस के कितने मुसलमान जीत के आए, कितने हिंदू जीत करके आए। समाजवादी पार्टी में देखिए ना कितने मुसलमान हैं। 2027 में देखिएगा क्या परिणाम आने वाला है। तो ये सब जानते हैं। और जहां तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात रही तो सरकारी योजनाएं तो सबके लिए आती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदू और मुसलमान और ईसाई और सिख सबको मिल रही है। जनधन योजना सबको मिल रही है। राजेश जी, एक बात बताएं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री से आपको लगता है कि सपा को नुकसान होगा? हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये सब मिलजुल करके लड़ते हैं। सब मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कंपटीशन इनके अंदर है। हाँ। ये सबको साथ लेकर के चलना ही नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी का आप देखोगे पीडीए नारा है, बाकी समाज को छोड़ दिया है। पीडीए केवल आप देख लो दलित, पिछड़ा,
और मुसलमान। अरे क्या चाहते हो भाई आप? इस समाज में विघटन चाहते हो? हिंदुओं के अंदर क्यों बंटवारा चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ। और समाज ने क्या बिगाड़ा है? पिछड़े और दलित लेकर के मुसलमानों के साथ सरकार बनाओगे और फिर जाकर के कत्लेआम करोगे। ठीक है डॉक्टर अहमद खान साहब, इस बेचैनी की वजह क्या है? जब आपको अपने वोट बैंक पर भरोसा है कि जो वोट बैंक है MY फैक्टर वो आपके साथ है, तो फिर बेचैनी क्यों? आने दो, वैसे साहब को लड़ने दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमको कहां बेचैनी है? हमको तो कोई बेचैनी नहीं है। जिसका मर्जी आए वो आके लड़े। हमने काम किया है। आज आप ये कह रहे हैं दूसरों को छोड़ दिया। आज हमारे अपोजिशन लीडर ब्राह्मण जाति के हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बात नहीं कर सकते हैं। सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी ये समाजवादी पार्टी है। पीडीए का फार्मूला, जो पिछड़े दलित और सब सताए हुए लोग हैं उनके बारे में क्यों नहीं आप सोचते हो? ये महंगाई के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आप जो है डीजल के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? पेट्रोल के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आप जो है खाद के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आप किसानों की बात नहीं करोगे, आप हिंदू मुसलमान करोगे। हिंदू मुसलमान नहीं है। संविधान की कसम खा के आए हो कि सबको बराबर की निगाह से देखेंगे और संविधान की कसम तोड़ते हो और हिंदू मुसलमान करते हो। मैं इस चीज को कंडम करता हूं। सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। उसके नेता हैं माननीय अखिलेश यादव। अभी 2024 में हाफ किया था, अभी 2024 में हाफ किया है, 2027 में एक करके। ठीक है डॉक्टर अहमद खान साहब, आपकी बात भी आ गई। वारिस पठान साहब, ठीक है डॉक्टर अहमद खान साहब, वारिस पठान साहब, सपा को तो ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कहने से, आइए लड़िए। उनको वो श्योर हैं, मुस्लिम उनके साथ हैं, आप कहने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 24 में हाफ, 27 में नहीं तो फिर काहे नहीं, इन्हीं के नेताओं के आप भाषण देख लीजिए, उनकी जो बाइट दे रहे हैं आजकल वो मीडिया को, वो भी आप सुन लीजिए, तो कितना इनके अंदर खलबली मच गई है। सबके पेटों में दर्द शुरू हो गया है कि ये क्यों आए, हैदराबाद से आए यहां से लड़ने के लिए। अरे भाई साहब, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हम तो लड़ेंगे और हम इस तरफ पूरी इस मर्तबा पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए हैं। बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर भी बड़ा काम हुआ है। अरे आप लोग को, अरे लड़ेंगे, आप मना करो नहीं करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है, सब यही बोल के देखो। सुनिए चाचा, यही हुआ था, ये आए बीजेपी के बोलने से, यही सब डराते हो पब्लिक को, बाद में पब्लिक का वोट लेकर सीधे बीजेपी में चले जाते हो। ये तो पब्लिक देख चुकी है ना, जनता देख चुकी है, पब्लिक देख चुकी है। तो बोलने दो, मुझे बोलने दो चाचा, बोलने दो। 30 सेकंड में उनको कंप्लीट करने दे, फिर दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। वारिस पठान साहब 30 सेकंड में खत्म करें। डॉक्टर अहमद खान साहब बहुत सीनियर है, प्लीज आपकी बात आगे, उनको थोड़ा सुन लीजिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं 24 में हाफ, 27 में साफ। ठीक है, 27 में साफ, सुन लिया। देखिए, अरे भाई मैं इस तरह बीच में नहीं बोलता किसी के। देखिए उनका आवाज कम कर देते, बौखलाहट देखिए इनकी। इसी तरह से ये बोलते ये आए लड़ेंगे, ये क्या करते हैं, मुसलमानों को डरा धमका के वोट ले लेते हैं मुसलमानों का। बाद में क्या हुआ, मुसलमान हिंदू करने लगे, फिर हिंदू मुसलमान नहीं। अरे भाई इसी तरह से करेंगे, वहां पे वोट लेंगे, वोट दे देगी पब्लिक को, सब चले जाएंगे बीजेपी में। तो क्या करेंगे, चाचा फिरा के हम चिल्ला पुकार करेंगे। अरे वो तो आप लोग कर रहे हो ना, हम तो सबको लेके चल रहे हैं। हम सबकी बात करेंगे, अरे हम तो सबको लेके चल रहे हैं। पीडीए का क्या हुआ वो तो बताओ मेरे को। ये हमारा दीन भी कहता है, हमारा इस्लाम भी कहता है। अरे इस्लाम भी आप तो कहता है, मुसलमानों दीन की भी तो कहता है कि सबकी बात करो, में जो फेविकोल सबकी लगा बात के सुनो। बैठे वो तो एक निकालो। जात बिरादरी की बात मत करो, ये मेरा दीन भी कहता है, मेरा इस्लाम भी कहता है, समाजवादी पार्टी भी कहती है। ये ऐसे नहीं चलेगा। आप हिंदू मुसलमान करोगे यहाँ क्या हो रहा है, देख के क्या आप उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हो, ये माहौल नहीं खराब कर पाओगे। ठीक है, दोनों की बात आगे। लेकिन मोहम्मद फैज खान साहब, अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री किसका खेल बिगाड़ेगी, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजीव भाई बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सर्वप्रथम आप समझ लीजिए, इस्लाम में 5 फर्ज हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। और मुसलमान तकलीफ में तब पड़ता है जब बिद्दत की ओर बढ़ता है, यानी नई चीज जोड़ देता है। ये MIM और समाजवादी पार्टी और ऐसी पार्टियों के चक्कर में मुसलमानों ने अपना 6वां फर्ज बना लिया है,
बीजेपी को हराना, और इसके कारण तमाम तकलीफों में पड़ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास लेकर, उज्ज्वला योजना से गैस लेकर, राशन योजना से राशन लेकर, सब कुछ खा पीकर उन्हीं के शौचालय में बैठकर मुसलमान ये क्या कह रहा है कि बीजेपी खुले आम दुश्मन है मुसलमानों की। अभी एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे, एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ पर आएंगे, एमआईएम पार्टी आएगी जो पार्टी वो फैज खान साहब बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहे थे, मैं माफी देखिए प्लीज फैज खान साहब प्लीज, मैं उनको रोक रहा हूँ एक मिनट के, प्लीज डॉक्टर खान साहब आप इतने सीनियर आदमी है, प्लीज उनको सुनिए प्लीज, बाकी सबका फेड रहा हूं, सिर्फ फैज खान साहब बोलेंगे। फैज खान साहब जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, तमाम योजनाओं का लाभ लेकर और प्रधानमंत्री जी से शौचालय लेकर भी ये कहना कि हमें बीजेपी खुलेआम मुसलमानों की दुश्मन है, जो एमआईएम के प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे, ये बहुत गलत बात है। इस्लाम वफा सिखाता है, जहां से आपको सब कुछ मिल रहा है उससे आप वफा कीजिए। अब एमआईएम से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं राजू भाई, पहले 38 सीट पर लड़े, फिर 95 सीट पर लड़े, अब मेरी ये गुजारिश है कि अब पूरी की पूरी 403 सीट पर लड़िए। और समाजवादी पार्टी को और एनसीपी को और तमाम पार्टियों को यह समझ जाना चाहिए, जहां भी मुसलमानों को विकल्प मिला, यानी पश्चिम बंगाल में विकल्प मिला तो हुमायूं कबीर के साथ चले गए, महाराष्ट्र में विकल्प मिला मुमरा में वो एमआईएम के साथ चले गए, और मालेगांव में विकल्प मिला वो तो एक इस्लाम पार्टी की ओर चले गए। तो निश्चित रूप से इसका भयंकर घाटा समाजवादी पार्टी को होने वाला है। और ये कह चुके, मैं तो यहां एमआईएम के प्रवक्ता को धन्यवाद दूंगा, इतनी स्पष्टवादिता, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि उत्तर प्रदेश का मौसम बिगाड़ने वाले हैं, ये मौसम बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी का और दूसरी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का, मुसलमानों का ध्रुवीकरण होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये पहले औरंगजेब और बाबर की राजनीति करते थे, आप महमूद गजनवी की राजनीति करने लगे, महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी को ये अपना आदर्श बनाने लगे। ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ऐसे ही डाकू, चोर, लुटेरे, हत्यारों के ही वही अपना आदर्श मान सकते हैं। ऐसी पार्टी निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। जब मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा, ये देश विभाजन की ओर जाएगा। मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं कीजिए, मुसलमानों को सही दिशा दीजिए, मेरी ये गुजारिश है। और मुसलमानों को भी चाहिए कि अब एमआईएम समाजवादी पार्टी के झांसे से बाहर आए और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, नहीं तो मुसलमानों की छवि इन लोगों ने आतंकवादी के रूप में बनाई, बदमाशों के रूप में बनाई। क्या एआईएमआईएम अब मुस्लिमों को एक नया विकल्प दे रही है, आपको क्या लगता है? अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान के रूप में बनाई। धन्यवाद पहले आपको और पूरे देश को भारत माता के वंदे मातरम। और देखिए, आप यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में आप देखिए किस प्रकार से एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के अंदर आपस में नूरा कुश्ती हो रही है कि मुस्लिम हमारा और मुस्लिम हमारा। पीडीए साफ हो गया साहब, राजीव जी, यहाँ पर पीडीए साफ हो गया। अब यहाँ पर ये लड़ाई है कि मुसलमान किसके साथ खड़ा होगा, और यही असली लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का चेहरा यदि सबके सामने एक बार दोबारा से कोई लेके आया तो वो लेके आया एआईएमआईएम। कारण मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जब से बाबा जी की सरकार आई है तब से सबका साथ सबके विकास पे काम हुआ है। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले केवल अपीजमेंट की राजनीति हो रही थी। अब देखिए, जब भी चिल्लाते हैं कोई एनकाउंटर होता है, 270 एनकाउंटर हुए बड़े बड़े माफियाओं के, तो किसने आंसू बहाए? समाजवादी पार्टी ने आंसू बहाए। 10,990 से ज्यादा अपराधी घायल हुए मुठभेड़ के अंदर, आंसू किसने बहाए? समाजवादी पार्टी ने बहाए। 30,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, आंसू किसने बहाए? समाजवादी पार्टी ने बहाए। और विकास दुबे, गौरी यादव, बलराज भाटी, अनिल उजाला, उस्मान चौधरी, अरबाज, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, हाजी इकबाल, सुंदर पार्टी, ये जो बड़े बड़े माफिया इन्होंने उत्तर प्रदेश में पाल रखे थे, इन सभी का इनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश को निहाल करने वाली बाबा जी की सरकार पे प्रश्न किसने उठाया? केवल समाजवादी पार्टी ने उठाया। 20 सेकेंड। अब आप देखिए, जितने भी मैंने नाम लिए, क्या ये नाम मुसलमानों के संग अपराध नहीं किया था? क्या इन्होंने, क्या मुख्तार अंसारी ने मुसलमानों के संग अपराध नहीं किया था? अतीक अहमद ने मुसलमानों के संग अपराध नहीं किया था? आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी बाबा जी के साथ है, क्योंकि हर योजना में मुसलमानों को भी बाबा जी समान प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो पहले बसपा में थे, मैं इनका सम्मान भी करता हूँ। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर का दंगा,
उस समय 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या उन दंगों में हुई थी और समाजवादी पार्टी ने उस समय सरकार में रहकर सैफई में तो नाच हो रहा था। फिर मुआवजे के रूप में 90 करोड़ रुपया उन्होंने वहां अलॉट किया केवल मुसलमानों के लिए और हिंदुओं को कुछ नहीं दिया था। उसमें पीडीए भी था, ओबीसी था, एससी था, दलित था, सब थे। ठीक है। लेकिन तब हाई कोर्ट की लताड़ के बाद आप लोगों को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो ये आपका जो पीडीए है वो सब जानते हैं और आप जिस पार्टी में रह चुके हैं साहब, उसमें एक दलित की बेटी का किस प्रकार से चीरहरण किया गया। डॉक्टर अहमद खान साहब, इन सवालों का जवाब तो आप दें ही, साथ ही साथ एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि कहीं मतलब जो आपने अब तक टिप्पणियां की हैं खासतौर पर एआईएमआईएम को लेकर, तो सवाल ये है कि क्या आप हल्के में नहीं ले रहे एआईएमआईएम को, जिनका जो अभी हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे दिल्ली में भी इम्पैक्ट दिखा, बिहार में इम्पैक्ट दिखा, आप लग रहा है थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं ओवैसी साहब को? देखिए राजीव जी, अभी जो आरएसएस के महोदय बोल रहे थे या बीजेपी के साथी बोल रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि सारा लाभ मुसलमानों को दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। ये सारा टैक्स पेयर का पैसा है भाई। घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है ये, घबराहट और बौखलाहट का नहीं बोलने दूंगा मैं इनको, साफ बात है। मेरे बीच में बोले थे, मैं नहीं बोलने दूंगा, साफ बात है, साफ सुथरी बात है। अब दाढ़ी वाले को नहीं बोलने देंगे, आप यही है, दाढ़ी वाले को नहीं बोलने देंगे, दाढ़ी वाले को नहीं बोलने देंगे, ये बिना दाढ़ी वाले को बोलने देंगे, दाढ़ी वाले को नहीं बोलने देंगे। ऐसे डिबेट डिरेल हो जाएगी, मतलब सब खराब हो जाएगा, ऐसा अच्छा नहीं है। प्लीज मुझे फिर फेड डाउन करना पड़ेगा मजबूरन। डॉक्टर अहमद खान साहब, देखिए आपको भी सीखने की जरूरत है ना, फिर आप भी आपने शुरुआत की, आप बीच में बोल रहे थे तो इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करें, लेकिन अब बोलिए आप डॉक्टर अहमद खान साहब। करिए डिस्टर्ब करिए, जो मर्जी आए करिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जो चीजें ये आरएसएस के लोग जो बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, ये कह रहे हैं सारा का सारा जो है लाभ मुसलमान ले रहा है, दलित ले रहा है, बैकवर्ड ले रहा है। ये सर राजीव जी, ये टैक्स पेयर का पैसा है, कोई अपने घर से ला के नहीं दे रहा है। और ना देकर दिखा दो आप, संविधान के खिलाफ बात चली जाएगी। नहीं देना है तो नहीं दे पाओगे, और देना है तो देना पड़ेगा आपको, इसलिए वो टैक्स पेयर का पैसा है। ये इस तरह की बातें कैसे होनी चाहिए? ये हिंदू मुसलमान और बंटवारे में कैसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, और ये संविधान के खिलाफ है। ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये सारे संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे को आप कह रहे हो सबको दे रहे हैं, सबको ले रहे हैं, सबको देना पड़ेगा। सड़क बना रही है, सबको चलना है, रेलवे बना रहे हो, रेलवे सबको चलना है, सब टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है, कोई अपने घर से लेकर नहीं आ रहा। 8,500 का हवाई जहाज पे चल रहे हैं मोदी जी, टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, कोई हमारे अपने घर से थोड़े लेके आया है। दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, दूसरा चलेगा उस पर। ये कौन सी सवाल जवाब आने लगा कि टैक्स पेयर का पैसे को सब दे रहे हैं, सब ले रहे हैं, सब दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक दाढ़ी वाले मुसलमान को दूसरा बिना दाढ़ी वाला बोलने नहीं दे रहा है। अरे शर्म नहीं आती है, बोलना नहीं आता, तमीज नहीं है, कोई बात की तमीज नहीं है, शर्म नहीं आती है आपको, शर्म आनी चाहिए। मैं चुपचाप होगा। अरे क्या बात करते हो यार, तुम 3 महीने 13 में हो, तुम 3 महीने 13 में, तुम्हारा तो कहीं कोई पता नहीं है, कहाँ हो, किस पार्टी में हो, कहाँ हो, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? 3 महीने 13 में कहीं तो नहीं हो आप। अरे कहीं साथ में बोलेंगे तो आवाज किसी की भी नहीं आएगी। मैं लौटता हूँ डॉक्टर, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, वो कह रहे हैं कि अगर आप देते भी हैं योजनाओं का लाभ, तो सबको, वो तो संवैधानिक चीज है, वो तो आपको देना ही होगा। देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा चाचा जान को, खान साहब को, कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है। समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से आज तक जैसे चैनल पर बैठ करके ये कह रही है कि इनको सबको हमारा लाभ मिल रहा है, ये हमारी विजय में समझता हूं। और चाचा जान, जब आप शायद बहुजन समाज पार्टी में होंगे, या तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो नंगा नाच सैपई के अंदर होता था, फिल्मी हीरो हीरोइंस को ला करके नचाया जाता था, वहां ठुमके देखे जाते थे। तब किसका पैसा खर्च होता था जी? तब किसी के नाना का पैसा था, वो जनता का पैसा नहीं था। वो ठुमके निकालने के लिए टैक्स देता है टैक्स पेयर। अरे गरीब के हित के लिए देता है, गरीब के कल्याण के लिए देता है, सड़क बनवाने के लिए देता है, पुल बनवाने के लिए देता है, हाईवे का निर्माण करने के लिए देता है, भूखे को अन्न देने के लिए करता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके इलाज के लिए देता है, जिसके घर में सिलेंडर नहीं है उसके लिए देता है।
इस देश का अन्नदाता है वो टैक्स पेयर, वो ठुमके लगाने के लिए नहीं देता, वो भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं देता। कम से कम आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हो कि हमारी योजनाएं सब पे लागू हो रही हैं, सबको दे रहे हैं, हम भेदभाव नहीं करते। और जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, राजेश जी, भेदभाव का आरोप लग रहा है पर इस रूप में कि भाई सालार मसूद गाजी वहां कार्यक्रम होता था, वो कार्यक्रम आप लोगों ने बंद करवा दिया, और एक तरफ आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक कार्यक्रम है, आयोजन है, वो एकदम दिल खोल कर होते हैं, लेकिन धर्म विशेष के साथ आप भेदभाव कर देते हैं। राजीव जी, जिस तरह से सालार मसूद काजी को महाराजा सुहेल देव जी ने मारा था, उसका वध किया था, उसको जो है पराजित किया था, यदि आज होता तो आज भी वही अस्त्र उसका होता, और उसके जो अनुयायी हैं, उसकी जो विचारधारा है, उसको कुचलने की आवश्यकता है, उसको जिंदा रखने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे देश का निवासी नहीं था, वो देशद्रोही था, वो भारत मां पे आक्रमण करने वाला था, वो यहाँ के हिंदुओं को कत्लेआम करने वाला था, यहाँ की महिलाओं के साथ रेप करने वाला था, यहाँ के बच्चों को मार करके और ऊपर भाले पे टांगने वाला वो व्यक्ति था। उसका वध किया, उसको पराजित किया, ये हमारे लिए स्वाभिमान सम्मान की बात है। साहब, बीजेपी के लिए आक्रांता था, अत्याचारी था, पापी था, लेकिन आपको उससे इतनी मोहब्बत क्यों? नहीं, देखिए, मैं बीजेपी की इस बात पे भी आता हूँ। ये बीजेपी वाले भी बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे हमारी पार्टी मानती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रही थी। सिंपल सवाल करूंगा, आप ही की पार्टी की माइनॉरिटी मोर्चा की एक महिला है, अध्यक्ष है, कोई है, उसने अभी क्या कहा कि मुसलमानों का बॉयकॉट करना चाहिए, कॉर्पोरेट के अंदर उनको काम नहीं देना चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहिए। ये सबका साथ का यही था क्या आपका? हाँ, तो पहले तो इस पर स्पष्टीकरण दीजिए कि सबका साथ सबका विकास है या सिर्फ आप हिंदुओं का सबका विकास करने की बात कर रहे हो? क्या एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, ये तो सोशल बॉयकॉट करने वाली बात है, तो असंवैधानिक बात है। इसको समर्थन करेंगे ये लोग और टीवी के ऊपर आके चिल्लाएंगे सबका साथ, हम बोल रहे हैं सबका। अरे भाई, जमीनी तौर के ऊपर जनता आपको सुन रही है, देख रही है, पहले उसके ऊपर बात करो। और ठीक है, संवैधानिक तौर से जो हमको इजाजत मिली। अब देख, बात नंबर 2 भी समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए ना आप। इन्होंने ये वोट कटवा, हमको बोलते हैं सबसे बड़े वोट कटवा अगर कोई था तो समाजवादी पार्टी, इन्हीं का अलायंस पार्टनर उद्धव ठाकरे ने कहा था पूरे मीडिया को कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जिताने में पूरी समाजवादी पार्टी ने मदद की। असली बीजेपी की जो कोई टीम थी, एसपी की टीम थी, जिसने हमारे कैंडिडेट के सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिए लोगों ने, वहां जिनका कुछ नहीं था, इनका लेना देना, वहां हमारे कैंडिडेटों के सामने कैंडिडेट खड़ा किए, 2-3 हजार वोट लेके इनके कैंडिडेट हारे, पर हमारे कैंडिडेट को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बीजेपी को जिताया ये एसपी ने वहां पर। इसका भी जवाब देना पड़ेगा, समाजवादी याद रखो, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। सालार मसूद गाजी, मतलब जो वहां पर कार्यक्रम होता था, जो वहां पर लोग जाते थे, अब क्या उस सेंटिमेंट को बुनाने का प्रयास कर रही है एआईएमआईएम भी? एमआईएम स्पष्ट रूप से, देखिए, अब मेरे को बोलने दीजिएगा, बड़े 60 सेकंड दीजिए। एमआईएम सांप्रदायिक पार्टी है, एमआईएम रजाकारों की पार्टी है, एमआईएम हैदराबाद को भारत से अलग करना चाहती थी 1947 में। तो ये सारे विभाजनकारी तत्वों को अपने साथ लेते हैं। पहले औरंगजेब और बाबर को अपना आदर्श माना, अब सालार मसूद गाजी जो कि एक आक्रांता था, महमूद गजनवी का जो कि भांजा था, और बिल्कुल ठीक कहा, वो एक लुटेरा था, हत्यारा था, बलात्कारी था, अब उसको अपना आइडियल मानकर ये मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मुसलमानों को एक बात फिर से समझ जाना चाहिए, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक रसूल अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कुरान शरीफ को मानने वाले। किसी हत्यारे, लुटेरे, डाकू यानी कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, औरंगजेब, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये कोई भी इस्लाम के प्रतिनिधि नहीं है। मुसलमान जब तक इनको इस्लाम का प्रतिनिधि मानता रहेगा तो अतीक जैसे नेता जन्म लेंगे, अतीक जैसे गुंडों को मुसलमान अपना नेता मानेगा। लेकिन यदि हम अपने अल्लाह और रसूल को मानेंगे तो ज्ञान और ज्ञानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मुस्लिम अपना लीडर चुनेगा, आरिफ मोहम्मद खान साहब को लीडर चुने। निश्चित रूप से एमआईएम सांप्रदायिक राजनीति कर रही है और सांप्रदायिकता के प्रतीक महमूद गजनवी और उसके भांजे सालार मसूद गाजी को अपना आइडियल बना रही है। चलिए, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय अब इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री 2027 में किसका बिगाड़ेंगे खेल, उनका क्या रहेगा इम्पैक्ट, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब उनके आने से विमर्श तो शुरू हो ही गया है।